साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम रोज़ाना आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। आज से आपको एनसीईआरटी की रोज़ाना एक क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज हम एनसीईआरटी की क्लास 12 की अर्थशास्त्र विषय की बुक से शुरुआत करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत की जाएगी इसमें। उससे पहले हमें इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एनसीईआरटी का महत्व, एनसीईआरटी का क्या महत्व है? एनसीईआरटी बेसिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की मजबूत बुनियाद शुरुआत के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी के हम नोट्स बनाएं या अंडरलाइन करें। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक उपलब्ध है तो उसमें जो भी मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट लाइन बताई जाएगी उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक उपलब्ध नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप उनके नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा। अतिरिक्त चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनको इस क्लास में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की अर्थशास्त्र की बुक से शुरुआत करते हैं। कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला अध्याय है वह है अर्थशास्त्र का परिचय। आज हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थशास्त्र के संदर्भ में हम समय समय पर अर्थशास्त्र के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। सभ्यता के आरंभ से मानव विभिन्न आजीविकाओं पर निर्भर करता था। पहले मानव आखेट पर निर्भर था, उसके बाद में कृषि पशुपालन के माध्यम से आजीविका व्यापन करने लगा। उसके बाद से औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग व्यापार अनेक क्रियाओं में सम्मिलित हुआ। इस तरह से आज हम इसके परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदि मानव का जीवन आखेट पर निर्भर था। आदि मानव का जीवन आखेट पर निर्भर था। उसके बाद मनुष्य ने पशुपालन कृषि आजीविका के प्रमुख साधन थे। शुरुआत में आखेट इसका साधन था जीवन का। उसके बाद कृषि और पशुपालन आजीविका के प्रमुख साधन थे। औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग व्यापार व अन्य क्रियाएं विकसित हुई। इस आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप व विकास में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। यही आर्थिक विचार सिद्धांत व नियम साहित्य समृद्ध होकर अर्थशास्त्र बना। यानी जैसे धीरे धीरे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हुआ और उन्हीं के परिवर्तनों के स्वरूप जो आर्थिक विचार तैयार हुए, जो सिद्धांत तैयार हुए, जो नियम बने, उन सभी के समृद्ध सामूहिक अध्ययन को हम अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। साथियों, अर्थशास्त्र का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कृषि पालन पालाय वाणिज्यम च वार्ता। यहाँ पर वार्ता शब्द का जो अर्थ है आर्थिक क्रियाओं से है। बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य के द्वारा भी वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्होंने वार्ता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रिया के लिए किया है। भारतीय आर्थिक विचारकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक और आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारक। प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त आदि को प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। जबकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जे.के. मेहता, अमर्त्य सेन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि को आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारकों में सम्मिलित किया गया है। अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इनकी अनेक परिभाषाएं विकसित हुई हैं, जिन्हें हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के विषय में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद रहा है। समय समय पर अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाएं दी हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली परिभाषा है इसमें धन पर आधारित परिभाषा, कल्याण पर आधारित परिभाषा, दुर्लभता सीमितता आधारित परिभाषा, आवश्यकता विहीन आधारित परिभाषा, विकास आधारित परिभाषा।
धन आधारित परिभाषाओं का संबंध एडम स्मिथ से है। कल्याण आधारित परिभाषा का संबंध प्रोफेसर मार्शल से है। दुर्लभता सीमितता आधारित परिभाषाओं का संबंध रॉबिन्स से है। आवश्यकता विहीनता आधारित परिभाषाओं का संबंध प्रोफेसर जेके मेहता से है। और विकास आधारित परिभाषाओं का संबंध सैमुअल्सन से है। तो हम इनकी एक एक की गहराई से विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है धन पर आधारित परिभाषा। धन पर आधारित परिभाषा एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम था राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में, जो 1776 में प्रकाशित हुई, उस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ के अपने सिद्धांतों में इस बात का परीक्षण करते हैं कि मनुष्य धन का उत्पादन तथा उपभोग किस प्रकार करते हैं। एडम स्मिथ अपने सिद्धांत में मनुष्य धन का उत्पादन तथा उपभोग किस प्रकार करते हैं, इस बात का परीक्षण करते हैं। अर्थात आर्थिक सिद्धांत धन विषयक नियमों का प्रतिपादन करते हैं। डेविड रिकार्डो ने धन के उत्पादन तथा उपभोग की अपेक्षा धन के वितरण पर अधिक बल दिया है। डेविड रिकार्डो ने धन के वितरण पर बल दिया है, जबकि एडम स्मिथ ने उत्पादन तथा उपभोग पर बल दिया है। कार्लाइल और रस्किन जैसे प्रसिद्ध अंग्रेज लेखकों ने अर्थशास्त्र की आलोचना की है। उन्होंने अर्थशास्त्र को कुबेरपंथ या घृण्य विज्ञान कहा है। इस तरह से प्रथम परिभाषा तो थी धन पर आधारित परिभाषा। हमारी जो नेक्स्ट अवधारणा आती है कल्याण पर आधारित परिभाषा, जिसका संबंध प्रोफेसर मार्शल से है। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका प्रकाशन 1890 में हुआ, इसमें मनुष्य और उसके आर्थिक कल्याण पर बल दिया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार धन केवल एक साधन मात्र है, मनुष्य के कल्याण साध्य है, इसलिए इन्होंने कल्याण को अधिक महत्व दिया। धन साधन इसलिए है कि उसके उपभोग व उपयोग से मनुष्य के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, अर्थात धन के उपभोग से मनुष्य को संतुष्टि होती है। अतः धन की तुलना में साध्य अर्थात मनुष्य का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने धन की तुलना में कल्याण को अधिक महत्व दिया। मार्शल के अनुसार मनुष्य के स्थान प्रधान होता है और धन का स्थान गौण होता है। मार्शल ने कहा कि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मनुष्य के भौतिक कल्याण पर बल दिया। मार्शल के अलावा पिगू, कैनन, बेवरीज आदि अर्थशास्त्रियों ने भी अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का अध्ययन कहा है। लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्सन ने मार्शल के कल्याण सिद्धांत की आलोचना की और उन्होंने अपना अलग से परिभाषा दिया। उन्होंने दुर्लभता या सीमितता पर आधारित परिभाषा बताई। लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्सन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में आवश्यकताएं असीमित हैं जबकि संसाधन सीमित हैं। इसी के आधार पर उन्होंने दुर्लभता आधारित परिभाषाएं दी है। रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में प्रकाशित हुई, इसमें अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं व सीमित संसाधनों से संबंधित बताया। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना की। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि रॉबिन्स और रॉबिन्सन दो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं। लॉर्ड रॉबिन्स, जिसने दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं दी हैं, इनकी आलोचना जॉन रॉबिन्सन के द्वारा की गई और इनकी परिभाषा का समर्थन प्रोफेसर ए.के. दास गुप्ता द्वारा किया गया। ए.के. दास गुप्ता द्वारा लॉर्ड रॉबिन्स की परिभाषा का समर्थन किया गया। अगली हमारी परिभाषा आती है आवश्यकता विहीनता आधारित परिभाषा, जो कि प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा दी गई। प्रोफेसर जे.के. मेहता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। महात्मा गांधी के विचार थे कि सादा जीवन उच्च विचार, यानी अर्थात दिखावे के ऊपर या किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के ऊपर उनका विश्वास नहीं था। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बताया। इनकी पुस्तक एडवांस इकोनॉमिक्स है।
जिसका प्रकाशन 1957 में किया गया। प्रोफेसर मेहता महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित रहे हैं। अर्थशास्त्र की अंतिम जो परिभाषा है वह है विकास आधारित परिभाषा, जो पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा दी गई। इन्होंने अपनी पुस्तक में इस परिभाषा का उल्लेख किया। इनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक्स, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित कर बताते हुए पॉल एम सैमुअल्सन ने आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पक्ष पर जोर दिया। पॉल ए सैमुअल्सन ने इस तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। साथियों, मेरे द्वारा यह NCERT की शुरुआत आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में NCERT की रेगुलर क्लासेस प्राप्त करने के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।